बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? एनीबॉडी कैन हियर मी? अफशा, आप मुझे काइंडली बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है क्लियर? बोल के काइंडली बताएं। ओके, ठीक है। चलिए, हम ऑलरेडी 15 मिनट्स लेट हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट मुझे मैसेज कर रहे हैं कि रिकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाए। एंड जो क्लास में अवेलेबल हैं, आप लोग नोट करें कि जो कुछ यहाँ पे लाइव जो नॉलेज मिल सकता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिल सकता। ऑल दो हम रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करते हैं, मगर ये रिकॉर्डिंग में हम कुछ चीज़ें एडिट कर देते हैं जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है क्लाइंट्स की, वो हम डिस्प्ले नहीं कर सकते। तो प्रेफरेबली आप लोग क्लास ज्वाइन किया करें, क्योंकि क्लास के अंदर जो चीज़ है वो आपको रिकॉर्डिंग में वो नहीं। क्लास के अंदर डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा आपका मेरे साथ। तो इस लिहाज से आपको ये अपॉर्चुनिटी होगी कि कोई भी क्यूरी है तो आप डायरेक्ट मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं चूंकि इस टाइम के अंदर तो आप लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे तो भी आपको रिप्लाई करते हैं। क्लास के दौरान एक चीज का ख्याल रखिएगा कि काइंडली अपने अपने जो माइक हैं ये म्यूट रखिएगा। जिसने जब भी क्वेश्चन करना हो, पूछना हो कुछ, तो उस वक्त अपना माइक जो है वो अनम्यूट करें और उसके बाद पूछ लिया करें। हमारा जो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ अपने स्किलोपीडिया का और इन कोर्सेज का, और उसके बाद हम कोर्स की तरफ चलते हैं। आज पहली क्लास है, और ये पहली क्लास इस कोर्स की है। कोर्स नंबर जो 15 हमारा इसकी है। इससे पहले हमारे 14 बैच चल चुके हैं। और ये मंडे टू वेंसडे 3 दिन क्लास होती है। मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे। और टाइमिंग हमारी आज चूंकि पहली क्लास थी और इस वजह से थोड़ी सी डिले हुई, कुछ हम वेट भी कर रहे थे स्टूडेंट्स का। मैसेजेस आ रहे थे कि उनकी ज्वाइनिंग हो जाए तो उसके बाद हम दोबारा लिंक को शेयर करें और आप लोगों को मौका मिल जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट हो। और अदरवाइज हमारी क्लास जो है वो 8:30 पे स्टार्ट हो जाती है, और 8:30 स्टार्ट होगी, 9:30 पे क्लास खत्म हो जाएगी। 9:30 पे वालेकुम सलाम। 9:30 पे नेक्स्ट हमारा कोर्स जो है वो फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड एग्जामिनेशन का वो स्टार्ट होगा, और ये दोनों कोर्सेज पैरेलल में स्टार्ट होंगे, पैरेलल में खत्म होंगे। अभी हम बात करते थे इस कोर्स के आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे। ये प्रैक्टिकल कोर्स है, ये थ्योरेटिकल नहीं है। थ्योरीज आई बिलीव कि आप लोगों ने अपने अपने स्टडी के अंदर पढ़ ली है, क्योंकि मेरे पास जो पार्टिसिपेंट हैं वो ज्यादातर अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं या लॉ के स्टूडेंट्स हैं। तो चाहे लॉ के स्टूडेंट हैं या अकाउंटिंग के हैं, तो आप लोगों ने अपनी अपनी स्टडी में, चूंकि ये टैक्सेशन पढ़ रही है, तो मैं चाहूंगा कि विद इन दीज 12 क्लासेस हम प्योर जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है उससे हम देखें कि हम जो हम बुक्स में पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकली उनको अप्लाई कैसे करते हैं। तो अगर आप लोग एक्टिवली प्रेजेंस रहेंगे और मेरे साथ इंटरेक्ट करेंगे तो ये विद इन 12 डेज हम इसको अच्छे तरीके से मेमोराइज कर सकते हैं और स्किल्ड हो सकते हैं इसके अंदर कि हाँ, यस वी कैन डू। बेनिफिट्स इसके ये हैं कि अगर आप लोग ये सीख लेंगे विद इन दिस 12 क्लासेस, आप लोगों को टैक्सेशन, इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करना आ जाएगा। एप्लीकेशन जो आयरिस एप्लीकेशन 2.0, उसका प्रॉपर फंक्शन हम सिखा देंगे कि उसको। हाँ, ये है कि जो आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिपीटेडली करने से कई चीजें वो आएंगी, और अगर वो करने से आएंगी तो वो आई एम अवेलेबल, मेरी टीम अवेलेबल है। आपको कभी भी कोई क्यूरी आती है, 6 मंथ तक हम साथ मेंटोरशिप भी देते हैं। पहले जो प्रीवियस बैचेस हैं उनको तो हमने एवर के लिए कहा हुआ है कि कभी भी कोई मसला हो, और ये ऑप्शन आप लोगों के लिए भी है, कभी भी कोई मसला हो तो एवर वेलकम। मगर एज अ मैटर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी 6 मंथ तक तो आप मुझसे लाजमी पूछ सकते हैं। मुझसे पूछें या मेरी टीम से पूछें, मेरी टीम भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। आप लोगों को क्यूरी आती है अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हुए, तो वी आर अवेलेबल टू फैसिलिटेट यू एट ऑल स्टेप्स। एक तो आईरिस 2.0 के बारे में हम प्रॉपरली आपको ब्रीफ करेंगे, प्रॉपरली उसके फंक्शन सिखाएंगे। दूसरी चीज ये है कि SECP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो एप्लीकेशन है, इजी फाइल, उसका फंक्शन आपको बताएंगे, और कंपनी इन कारपोरेशन सिखाएंगे। प्रीवियस जो हमारी बैच है जिसमें कुछ स्टूडेंट इसमें भी बैठे हुए हैं, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट वो हैं जो जिनके अभी भी मुझे मैसेज आए हैं कि हम अ, बाकी क्लासेस की वजह से या किसी और वजह से
हमें रिकॉर्डिंग अगर प्रोवाइड कर दी जाए तो फिर जो पार्टिसिपेंट है मैं उनको फिर ये बताऊंगा कि रिकॉर्डिंग और जो लाइव है इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। दो हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करने के लिए रेडी हैं। आप लोग जो भी बैठे हैं हम सबको बता दें कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हमने एक स्पेशल प्रिविलेज दी हुई है। आप में स्टूडेंट्स भी मौजूद है और प्रोफेशनल भी मौजूद है। स्टूडेंट्स को हमने स्पेशल प्रिविलेज दी हुई है कि स्टूडेंट्स से हम कोई चार्ज नहीं करते, सिवाय कि जो एक्सपेंसेस हैं उस जो सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग के, कंपोजिंग के और डिलीवरी के, इसके अलावा कुछ नहीं हम चार्ज करते। बाकी जो हैं, और ये लिमिटेड ऑफर है, कोई एवर नहीं है कि हाँ हमेशा के लिए। ये प्रीवियस कोर्स में हमने दी थी, उससे पहले नहीं थी। उससे पहले हम स्टूडेंट को भी चार्ज करते थे और सबको चार्ज करते थे। प्रीवियस कोर्स में हमने ये ऑफर दी और इस कोर्स में भी ये ऑफर मौजूद है। आगे कब तक रहती है ये स्टूडेंट्स का एटीट्यूड जो है वो डिफाइन करेगा। चलिए अभी हम कोर्स की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हाँ, जी अफशन। सॉरी सर, उस टाइम जब आपने मुझे कहा ना तो मेरे ख्याल से नेटवर्क का कोई इशू आ रहा था, मेरा सेल फोन हैंग हो गया था, तो इसलिए फिर मुझे दोबारा ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना पड़ा। आप कैसे हैं? और दूसरी बात ये कि आपकी ना आवाज़ बीच में रह रहा है कि आई थिंक शायद नेटवर्क इशू की वजह से कट ऑफ हो रही है। तो जब कट ऑफ होगी तो मैं थम्स अप का निशान दिखाऊंगी आपको। जब मेरी तरफ से थम्स अप आएगा तो आप समझ जाइएगा कि वर्किंग सही जा रही है, अदरवाइज कोई ना कोई इंटरप्ट हो रही है। ठीक है ना? मैं चूंकि स्क्रीन ऑन की हुई होगी तो थंब आपका जो साइन है वो मुझे विजिबल नहीं होगा। आपके लिए बेटर है कि आप अपना म्यूट ओके। अनम्यूट अपना माइक को अनम्यूट करके बोल के मुझे इंटरप्ट करें। क्योंकि मैसेज और जो थंब अप है वो विजिबल नहीं होगा। और बाकी स्टूडेंट बताएं कि किसी को अगर ओके ओके सर, इंटरप्शन फील ठीक हो हो। रही है तो मुझे और भी स्टूडेंट बताएं ताकि हम क्लास की तरफ आगे चले। कोई ऐसा स्टूडेंट जो कहता है कि कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई एक स्टूडेंट मुझे ये बताए कि जो ये कहे कि कोई इंटरप्शन नहीं है, सिंस द क्लास स्टार्टेड, सिंस आई एम टॉकिंग, एवरीथिंग इज क्लियर। उबैद कह रहे हैं कि ऑल क्लियर। इसका मतलब ये कि मेरी तरफ नेट का प्रॉब्लम नहीं है। नेट का प्रॉब्लम उनके पास है जहां पे इशू आ रहा है। ठीक है। अब शाम अपने नेटवर्क को आप ही चेक करें। ओके सर, ठीक हो गया। टेक केयर ऑफ चलिए, यू। चलिए हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी मुझे ये बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस जी सर, स्टार्ट हो पार्टिसिपेंट। गई है, स्क्रीन शो हो रही है। चलिए ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। अच्छा, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट मुझे टाइम दीजिएगा, मैं आता हूँ। जी स्टूडेंट्स, चलिए स्क्रीन सबको नजर आ रही है होपफुली। आप लोग इस क्लास के अंदर क्या सीखेंगे? क्लास का मतलब ये है कि ये जो 12 क्लासेस हमारी हैं, 12 आवर्स की क्लासेस हैं जो 1 मंथ तक एक्सपेंडेड हैं। इसमें आप लोग क्या सीखेंगे? इसके अंदर आपको फंडामेंटल ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, के पाकिस्तान के अंदर अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है उसकी बेसिक्स का क्लियर हो। उसके बाद इनकम टैक्स के कंप्लाइंस सीखेंगे, इनकम टैक्स सीखेंगे, चॉइस ऑफ बिजनेस सिखाएंगे हम आपको कि चॉइस ऑफ बिजनेस कौन कौन से होते हैं। और इसके बाद हम आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे कि बिजनेस को रजिस्ट्रेशन कैसे कैसे, कौन कौन सी चॉइस होती है, कैसे रजिस्टर करते हैं। ये चीजें इसमें शामिल हैं हमारे इस कंप्लीट सेशन में। और उसके बाद जो लाइसेंसिंग है कि आप लाइसेंस जो बिजनेस के लाइसेंस लिए जाते हैं उनके बारे में कुछ हम आपको हाउ नो देंगे कि बिजनेस के लाइसेंस क्या होते हैं, कि सिर्फ बिजनेस रजिस्टर्ड एफबीआर से ही होता है या उसके बाद फर्दर उसके कोई लाइसेंस की भी जरूरत होती है, और अगर होती है तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और कैसे लेते हैं।
अभी हम टैक्सेशन की बात करते हैं। आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपके पास जो क्लाइंट आते हैं वो मल्टीपल टैक्सेस आपसे डिस्कस करते हैं, या उनके उनके डिडक्शन हो रही होती हैं कहीं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं। तो क्योंकि उनको तो नहीं पता कि ये टैक्स कौन सा है, तो वो आपके पास आते हैं। और अगर आप भी देखें तो टैक्सेस की बहुत ज्यादा काइंड्स हैं। जो बहुत ज्यादा काइंड्स हैं, अगर उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें कि हमारा जो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, वो ये पावर टू कलेक्ट द टैक्सेस किसको देता है, तो उसके मुताबिक अगर देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक देखें, तो वो फेडरेशन को, फेडरल गवर्नमेंट को, मीन की जो इस्लामाबाद है, जो फेडरल गवर्नमेंट, उसको टोटल 4 टैक्सेस उनके हवाले करता है, और बाकी जितने भी रिमेनिंग टैक्सेस हैं वो प्रोवेंशियल डोमेन में दे देता है, कि प्रोवेंशियल जो अथॉरिटीज होती हैं बाकी टैक्सेस वो डिडक्ट करेंगी। इसका मतलब अगर टैक्सेस आपके पास 30 40 50 जितने भी टैक्सेस होंगे, उसमें से 4 टैक्सेस फेडरल के हैं, और रिमेनिंग जितने भी टैक्सेस होंगे उन 4 के अलावा, जिनको हम अभी डिस्कस करेंगे अगली स्लाइड के अंदर, उन 4 टैक्सेस के अलावा जितने भी टैक्सेस होंगे वो सारे के सारे टैक्सेस प्रोवेंस के होंगे। अच्छा, ये देखिएगा, ये अथॉरिटीज हैं कुछ जो टैक्सेस कलेक्ट करती हैं। जो सेंटर में है दैट इज फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ये फेडरल की अथॉरिटी है। और जो राइट साइड पे आपको एक केपीआर नजर आ रहा है, ये खैबर पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा की रेवेन्यू अथॉरिटी है जो वहाँ के टैक्सेस कलेक्ट करती है। और नीचे बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी है, और फिर SRB सिंध रेवेन्यू अथॉरिटी, और PRA पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटीज। और दरमियान में आपके फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है जो कि फेडरल के टैक्सेस कलेक्ट करता है। आप FBR पे फोकस करें। जो बाकी जो है 4 अथॉरिटीज, उनके अलावा और भी कुछ अथॉरिटीज होती हैं जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं जो टैक्स डिडक्ट करती हैं। अभी हम दरमियान वाले जो है, जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसकी हम बात करें तो इसके टोटल 2 विंग्स हैं जो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। टोटल, वैसे तो उसके काफी विंग्स और भी हैं, मगर जो टैक्स कलेक्शन के लिहाज से इसके 2 विंग्स हैं। द फर्स्ट वन इज कस्टम विंग एंड द सेकंड वन इज इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज विंग, IRS। जो कस्टम विंग है, इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो बॉर्डर के आउटसाइड से कुछ चीज इन हो रही हो, तो उसके ऊपर जो टैक्सेस कलेक्ट होते हैं वो कस्टम कलेक्ट करता है। मेन के इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर। और जो IRS है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज, आप नाम से ही देख लें कि इनलैंड, इनलैंड का मतलब ये हुआ कि ये लैंड के अंदर से, मीन कि विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, विद इन द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, जो बॉर्डर के अंदर से टैक्सेस कलेक्ट करता है वो है IRS विंग। इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज विंग जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये टैक्सेस कलेक्ट करता है बाउंड्री के अंदर से। और कस्टम विंग जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये टैक्सेस कलेक्ट करता है आउटसाइड द बॉर्डर। तो ये 2 विंग्स हैं जो टैक्स कलेक्ट करते हैं। अभी देखते हैं कि कस्टम विंग कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है, और जो IRS है ये कौन सा टैक्स कलेक्ट करता है। ये थोड़ी सी थ्योरी है, ये बतानी जरूरी है क्योंकि हमने आगे चलना है। बाकी इसके बाद सारा सारा प्रैक्टिकल है। जो कस्टम विंग है, ये कस्टम ड्यूटी कलेक्ट करता है। एक टैक्स ये है। और जो IRS है, ये 3 टैक्सेस कलेक्ट करता है। इनकम इनकम टैक्स, सेल टैक्स, और FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो ये टोटल 4 टैक्स हैं जो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के हैं। इन 4 के अलावा अगर कोई भी टैक्स है तो वो फेडरल का नहीं होगा, वो प्रोविंस प्रोविंस का या लोकल टैक्स हो सकता है कोई भी। मगर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के ये 4 टैक्सेस टोटल है। अभी इसमें कस्टम के आपके पास नॉर्मली एज ए टैक्स कंसल्टेंट इतना काम नहीं आएगा। कस्टम के भी टैक्स कंसल्टेंट ही काम करते हैं, मगर ज्यादातर काम जो हमारी इस कोर्स का हिस्सा है वो इनकम टैक्स के बारे में है। तो हम नीचे IRS पे आ जाते हैं। IRS मीन के वो विंग FBR का दैट कलेक्ट्स टैक्स विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान। अब इसमें देखें, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स एक पहला टैक्स है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसकी पूरी पूरी हमारी जो अगली क्लासेस होंगी वो इनकम टैक्स के ऊपर होंगी। सेल टैक्स। अब जब हम सेल की बात करते हैं तो सेल 2 किस्म की होती है। एक सेल टैक्स ऑन सर्विसेज होता है, और एक सेल टैक्स ऑन गुड्स होता है। अब सारे लॉ और अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं तो मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि सर्विसेज क्या होती हैं और गुड्स क्या होती हैं। बाकी एज ए प्रोफेशनल जो सर्विसेज देते हैं उनके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट होगा वो प्रोवेंस कलेक्ट करेंगे। ये जो सेल टैक्स एक्ट है, जो ये हम इधर स्टडी कर रहे हैं, FBR की जो डोमेन में आता है,
ये गुड्स के बारे में है, कि सेल टैक्स ऑन गुड्स के बारे में है। FED, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये भी IRS कलेक्ट करता है। तो IRS जो है ये तीन टैक्सेस कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी। अभी हम जब इनकम की बात करते हैं तो इनकम, इनकम और टैक्स दो चीजें हैं, एक इनकम है और दूसरा टैक्स है। इनकम, अब इनकम की जब हम बात करते हैं तो ये हेड्स ऑफ इनकम है। इनकम आपको सिर्फ सैलरी से नहीं मिलती। कुछ लोगों का कंसेप्ट होता है कि इनकम का मतलब सैलरी। इनकम का मतलब सैलरी नहीं, इनकम का मतलब किसी भी सोर्स से आपको इनकम हुई है, चाहे वो सैलरी से हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी से हुई है, बिजनेस से हुई है, कैपिटल गेन से हुई है, अदर सोर्सेस से हुई है। तो ये सारी ही आपकी इनकम ही है आपकी थ्रू आउट द ईयर। ईयर की जब हम बात करते हैं तो ईयर का मतलब होता है फाइनेंशियल ईयर। और फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है कि दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 जुलाई ऑफ 1 मंथ, 1 जुलाई ऑफ 1 ईयर, एंड इट एंड्स इन सेकेंड ईयर, मीन इन सब्सिक्वेंट ईयर, इन नेक्स्ट ईयर, ऑन 30 जून। 30 जून को यह खत्म होता है, 1 जुलाई को स्टार्ट होता है। अभी अगर हम इस वक्त बात करें जो 30 जून आने वाला है, इससे पहले पहले हम किस फाइनेंशियल ईयर में हैं, तो इसको हम कहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2025। और फाइनेंशियल ईयर 2025 अभी तक खत्म नहीं हुआ। तो अभी तक खत्म कौन सा हुआ हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 2024 खत्म हुआ हुआ है। इस वक्त जो रिटर्न जा रहे हैं वो 24 के जा रहे हैं, जो खत्म हुआ है। और 25 के अगर कोई पूछे रिटर्न कब जाएंगे, तो वो 1 जुलाई से बाद जाएंगे। तो 1 जुलाई चूंकि अभी तक तो नहीं आया, अभी तक तो हम जून में हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक जो लास्ट हमारा एंड ईयर हुआ है वो 24 का हुआ है। अगर यही क्वेश्चन हमसे कोई 1 जुलाई को पूछेगा तो हम उसको बताएंगे कि अभी आप 25 एंड हुआ है। तो 30 जून को 25 एंड हो जाता है। तो फाइनेंस, जब भी हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर मीन फाइनेंशियल ईयर। तो सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन कैपिटल गेन, जो भी इनकम आपको हुई है उसको हम कैलकुलेट करते हैं विद इन दैट फाइनेंशियल ईयर, जिसका हम रिटर्न भेज रहे हैं, जिसको हमने डिस्कशन में लेकर आए हैं, उसके उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो आपको इनकम वसूली है उसकी हम बात करते हैं। अभी हम आ जाते हैं FBR की वेबसाइट पे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे आ जाते हैं कि हमने इसमें क्या सीखना है, इस कोर्स के अंदर, इस सेशन के अंदर हमने क्या सीखना है। ये FBR की वेबसाइट है, हमने इसके ऊपर रहना है, इसके ऊपर ही हमने काम करना है। FBR, इसका आपको URL नजर आ रहा है, fbr.gov.pk, ये URL है। ये जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आपके पास आता है। ये FBR की वेबसाइट है। इसके अंदर FBR के रेलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। सिर्फ इनकम टैक्स या जो हम काम करते हैं उसका ही नहीं, बल्कि सब कुछ मौजूद है। इवन के FBR के जो अथॉरिटीज हैं, FBR के जो लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं, सब कुछ इसके ऊपर मौजूद होता है। प्रीवियस लॉज, प्रीवियस स्टैट्यूट जो है, सब कुछ FBR की वेबसाइट के ऊपर मौजूद होता है। इवन के कस्टम विंग की हम बात करें या IRS की विंग की, IRS विंग की बात करें, दोनों इधर इसके ऊपर मौजूद होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम जब इसको स्क्रॉल अप करेंगे, इसी वेबसाइट को, fbr.gov.pk, इसी वेबसाइट पे हमें, हमने कोई वेबसाइट चेंज नहीं की, इसको जस्ट स्क्रॉल अप किया। तो जब स्क्रॉल अप करते हैं तो उसके बाद ये आपके पास इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखें, ऑनलाइन सर्विसेज लिखा हुआ है। इसके बाद इनकम टैक्स, सेल टैक्स, FED और कस्टम। ये जस्ट इंफॉर्मेशन इनके अंदर है, इन टैब्स के अंदर। कंसाइज, टू द पॉइंट, शॉर्ट सी, समरी सी इंफॉर्मेशन मौजूद होती हैं। इनकम टैक्स के बारे में शॉर्ट इंफॉर्मेशन इसमें मिलेगी, सेल टैक्स और FED की इधर मिलेगी, और कस्टम के बारे में इधर मिलेगी। मगर जब हम ऑनलाइन सर्विसेज की बात करते हैं, जब हम रिटर्न वगैरह भेजने की बात करते हैं, चाहे वो सेल टैक्स है चाहे वो इनकम टैक्स है, तो वो हम यहाँ पे, ये जगह जो इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, और ये IRS लिखा हुआ है, IRIS। तो IRIS एक एप्लीकेशन का नाम है। ये IRS जो अभी हमने पढ़ा था ना, IRS, और ये IRIS, ये दोनों डिफरेंट हैं। ये सेम नहीं समझिएगा। वो IRS से इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, दैट इज द विंग ऑफ FBR दैट कलेक्ट्स टैक्स विद इन द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, वो IRS है। और जो IRS है, IRIS, आयरस, दैट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का नाम है जिसके ऊपर हम टैक्सेस के रेलेवेंट काम करते हैं। तो ये दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना, माइंड के अंदर दोनों को अलग रखना है कि IRS डजंट मीन सॉरी, IRS डजंट मीन आयरस। IRS is something else, that is the name of application, or IRS, that is the name of FBR wing that collects
टैक्स विद द बाउंड्री ऑफ पाकिस्तान, ये तीन जो टैक्सेस हैं वो आईआरएस, ये दोनों इसलिए डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं कि इसको आप बोलने में तकरीबन सेम लगते हैं, तो चूंकि लिखने में मुख्तलिफ हैं तो हैं भी मुख्तलिफ। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं ना, इसको क्लिक करते हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास आता है इंटरफेस, वो ये आता है। इसका देखिए यूआरएल बदल जाता है, iris.gov.fbr.gov.pk/login। ये आ जाता है, ये एप्लीकेशन जहां से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है जिसके ऊपर आपने ये टैक्सेस का काम करना है। तो आप चाहे तो इसी यूआरएल को डायरेक्ट ओपन कर लें, या एफबीआर की वेबसाइट के थ्रू जो आपको मैंने रास्ता बताया है, पाथ बताया, उस पाथ के थ्रू क्लिक करते हुए आप यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे पहुंचने के बाद आपने वो काम करना है कि जिससे किसी को फाइलर करना हो, किसी का इनकम टैक्स रिटर्न भेजना हो, वो सारे काम इधर होते हैं। अभी एक आदमी आपके आपके पास क्लाइंट आता है, वो कहता है मुझे फाइलर कर दें। तो फाइलर करने का जो प्रोसेस है, इसमें ये 2 स्टेप्स में होता है। फाइलर करने का जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में होता है। अच्छा, 7 मिनट्स के बाद ये स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी, एक सॉरी ये मीटिंग ऑफ हो जाएगी, तो आप लोगों ने दोबारा ज्वाइन करना है। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास अगर एक क्लाइंट आता है, वो आपसे कहता है कि मेरा इनकम टैक्स रिटर्न भेज दें, तो उसका इनकम टैक्स रिटर्न जो आपने भेजना है, सॉरी वो कहता है मैं मुझे फाइलर कर दे, तो फाइलर करते हुए जो प्रोसेस है उसको आप मेनली 2 स्टेप्स में डिवाइड कर लें। पहला स्टेप है कि उसको रजिस्टर करना है आईआरएस के ऊपर। जो आईआरएस के ऊपर रजिस्टर करना है, ये एक दफा आपने रजिस्टर्ड कर दिया तो पूरी जिंदगी के लिए वो रजिस्टर्ड रहता है। अनरजिस्ट्रेशन लॉ प्रोवाइड करता है, मगर प्रैक्टिकली नहीं होती, मुश्किल अमल है। उसके लिए जस्टिफिकेशन जो है वो जस्टिफिकेशन इटसेल्फ जस्टिफाई होता नहीं है। तो एक तरीका कर, एक तो पहला स्टेप है कि उसको रजिस्टर करना है। एक बार रजिस्टर्ड हो गया उसके बाद वो परमानेंट रजिस्टर्ड हो गया, उसका आपके पास लॉगिन और पासवर्ड आ जाएगा। उसको रजिस्टर करना जो प्रोसेस हो, ऐसे समय लें, सपोज कर लें कि जैसे फेसबुक का अकाउंट आप बना रहे हैं या ईमेल एड्रेस का अकाउंट बना रहे हैं, तो वो उसमें जो आपको प्रोसेस है वो आप करेंगे। इसमें जो डिफरेंस है उससे वो ये है कि इसको बनाने में आपकी रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, आपके क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। क्लाइंट का आपको चाहिए CNIC फ्रंट और बैक। आप क्लाइंट से मांगेंगे जो रजिस्ट्रेशन के लिए CNIC फ्रंट बैक, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, ये 3 चीजें चाहिए आपको। ये 3 चीजें आप क्लाइंट से लेंगे और उसको रजिस्टर करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है उसका रिटर्न भेजना। रिटर्न भेजने के लिए आपने उससे 3 इंफॉर्मेशन लेनी है। ये देखिए स्टेप्स, देखिए आपका क्लाइंट आपके पास आया, उसने कहा मुझे फाइलर कर दे। तो फाइलर करने के स्टेप्स मैंने बताया कि 2 स्टेप्स में फाइलर होगा। पहला स्टेप उसको रजिस्टर करना है। रजिस्टर हो गया, ये हम बाद में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे कैसे रजिस्टर किया जाता है। फिलहाल आप ये प्रोसेस समझिए कि एक रजिस्टर्ड हो गया, ओके। दूसरा स्टेप क्या है, उसका रिटर्न भेजेंगे। रिटर्न भेजने के लिए अलग से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है उससे। वो इंफॉर्मेशन कौन सी, वो 3 इंफॉर्मेशन है। एक इनकम की इंफॉर्मेशन लेनी है कि थ्रू आउट द ईयर आपको इनकम किस किस हेड से कितनी कितनी इनकम हुई है। आपने अपने क्लाइंट से ये इंफॉर्मेशन लेनी है इनकम के बारे में। अभी वो तो सिर्फ सैलरी के बारे में बताएगा, मुझे सैलरी इतनी मिलती है। तो आपने उसको उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है कि आपको कहीं प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दी हुई हो, वहां से कोई रेंट आता हो, कोई आपको कहीं से प्रॉफिट आया हो, कोई आपकी लॉटरी निकली हो, प्राइस बॉन्ड निकला हो, आपको बैंक से कोई प्रॉफिट मिला हो, आप कोई बिजनेस करते हो, शॉर्ट सा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस या कोई बड़ा बिजनेस, कहीं आपने शेयर लिए हुए हो। इस तरह आप उनके जब ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे तो आपको कहीं और भी इंफॉर्मेशन वहां से डिड्यूस करेंगे, आप निकालेंगे उससे, वो आपको और इंफॉर्मेशन भी देगा। तो आपने उससे इनकम की इंफॉर्मेशन लेंगे, उसके बाद उससे आपने टैक्सेस की इंफॉर्मेशन लेनी, इनकम टैक्स, इनकम की इंफॉर्मेशन और टैक्सेस की इंफॉर्मेशन। वो आपको इंफॉर्मेशन देगा अगर उसके पास है। सब सपोज करें उसने जॉब की हुई है, तो उसको अपने डिपार्टमेंट से सैलरी सैलरी स्लिप मिलती होगी या सैलरी का सर्टिफिकेट मिलेगा। दोनों में से कोई एक चीज या दोनों चीजें मिल जाती हैं कि थ्रू आउट द ईयर इस साहब की इतनी सैलरी थी और इतना इनका टैक्स हमने डिडक्ट किया हुआ है, तो ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मीन के टैक्सेशन के बारे में आपने उससे पूछना, या अगर उसने कहीं और पे टैक्स डिडक्ट करवाया, जैसे कि प्रॉपर्टी की कोई लेन देन, गाड़ी वगैरह हुई, तो इस तरह की कहीं ना कहीं उसने अगर टैक्स डिडक्ट करवाया है, तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा कि मेरा ये टैक्स भी डिडक्ट हुआ है थ्रू आउट। आपने टाइम फ्रेम उसको यही बताना है, उसके बाद और उससे पहले वाला नहीं।
1 जुलाई टिल 30 जून ऑफ द नेक्स्ट ईयर। तो दो इंफॉर्मेशन आपने उनसे ले ली, इनकम की और टैक्स की। तीसरी इंफॉर्मेशन आपने उनसे एसेट्स के बारे में लेनी है कि आपके एसेट्स क्या क्या है, प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन लेते हैं, प्रॉपर्टी दो हिस्सों में डिवाइड करनी होती है, एक रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी और एक अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है जिसके कोई डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कि गाड़ी है, उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। बाइक है आपके पास, ये आपकी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी। जमीन आपकी है, इमूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। कोई मकान है आपका, कोई प्लॉट है, कोई शॉप है, एग्रीकल्चर लैंड है, ये सारी डॉक्यूमेंटेड होती है। तो ये भी आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। और बाकी जो अनडॉक्यूमेंट भी कुछ होती है, उनकी उनके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, मगर उनसे एस्टिमेटेड वैल्यू आपने ले लेनी। घर के अंदर सामान कितना है, आपके पास पर्सनल आइटम कितने हैं। कैश की भी दो वैल्यू होती है, एक डॉक्यूमेंटेड एक अनडॉक्यूमेंटेड। डॉक्यूमेंटेड मीन के द कैश दैट इज अवेलेबल इन योर बैंक अकाउंट्स। और किस डेट को अवेलेबल होनी चाहिए, दैट शुड बी अवेलेबल ऑन 30th of June। 30 जून, एग्जैक्ट 30 जून, क्योंकि 30 जून से पहले कभी वो पेमेंट कर उसमें रखता है बैंक से, कभी विदड्रॉ कर लेता है। तो आपने जब बैंक के अंदर की पेमेंट लिखनी है तो वो 30 जून की लिखनी है। 30 जून को अगर उसने कोई विड्रॉ कर ली थी तो वो नहीं लिखनी। जो उसके पास 30 जून को वट एवर वट एवर वॉज द अवेलेबल इन अकाउंट, एक अकाउंट नहीं, अगर 10 अकाउंट है, 15 अकाउंट, जितने अकाउंट्स में अवेलेबल है, हर अकाउंट की अलग अलग आपने बैंक स्टेटमेंट ले लेनी है। ये इंफॉर्मेशन आपने उनसे ले लेनी है, ये एसेट्स में आएगी उनकी बैंक स्टेटमेंट भी। आपने उनसे तीन इंफॉर्मेशन ली है, इनकम की, टैक्स की और तीसरी इंफॉर्मेशन एसेट्स की। आपने ये इंफॉर्मेशन अपने क्लाइंट से लेनी है और उसके बाद आपने रिटर्न उनका भेजना है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भेजते हुए दो दो स्टेप्स है। पहले स्टेप में उसको आपने रजिस्टर करना है, दूसरे स्टेप्स में आपने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है और उनका रिटर्न भेजना है। ये दो स्टेप्स है। अभी ये दोनों स्टेप्स, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस और जो इनकम टैक्स रिटर्न भेजने का प्रोसेस है, ये हमारी पूरी इस एक्टिविटी का हिस्सा है और हम करेंगे। नेक्स्ट ये, इसी को जब हम थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करते हैं, ये पेज वही है आयरिस का, ये एप्लीकेशन का थोड़ा सा स्क्रॉल अप करते हैं, तो ये वाली एप्लीकेशन, ये वाला आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन ये है कि आपका क्लाइंट जैसे ही आपके पास आया, सीएनएस दिया आपको, और उसने आपको कहा कि मुझे करें, मेरा फाइलर, मुझे फाइलर करे, मेरा रिटर्न भेजें। तो आपने उसको उसका रिटर्न भेजने से पहले, क्योंकि वो समटाइम आपको कहता है कि मैंने आज से पहले कभी रिटर्न नहीं भेजा, आप फर्स्ट टाइम करें, मेरा कोई डाटा नहीं है, मेरा कोई पासवर्ड नहीं है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर आना है और यहाँ पे आपको 5वें नंबर पे जो नजर आ रही है टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, ये टैक्स पेयर प्रोफाइल इंक्वायरी, इसको क्लिक करना है। इसको जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसी तरह का इंटरफेस आएगा, और यहाँ पे आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और यहाँ सीएनएससी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे पासवर्ड लिखना, सॉरी, यहाँ पे उसका सीएनएससी नंबर लिखना है। अभी